कांग्रेस की करारदाद के नतीजे में इस्लामाबाद तो बिल्कुल सरेंडर कर चुका है और यदि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को लाए। अमेरिका जिस तरह उसामा को पकड़ने आ गया था, वैसे अडियाला जेल से इमरान खान को निकालने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ जाएंगे। और अगर सऊदी अरब ना चाहेगा तो फिर ट्रंप भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान पाकिस्तान में बसे। और नौकरियों पे कोटा सिस्टम है, इवन हमारे यहाँ सीएसएस पर भी कोटा सिस्टम। अब भी अंदरूनी सिंध को कोटे की जरूरत है और उनके बच्चे मेरिट पर नौकरियां कंप्लीट नहीं कर सकते, तो तहरीक इंसाफ का मुतबादल बनने के लिए तो आपको एंटी स्टैब्लिशमेंट होना पड़ेगा। तो फिर शायद सरकार साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट तो है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सौवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज हम बात करेंगे अहम ट्वीट को लेकर, फिर उसके बाद सिंध में नौकरियों सिस्टम के कोटे को लेकर, फिर बजट पर खासी तनकीद देखने में आ रही है। तो सबसे पहले पहले टॉपिक बात करते हैं सर। पीटीआई यूएसए के रहनुमा आतिफ खान साहब ने ट्वीट किया है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ट्वीट में क्या खास बात की गई है? देखिए, पीटीआई यूएसए तो इस वक्त फतह के जश्न मना रही है और उनके ख्याल में उन्होंने कांग्रेस से कागर करारदाद मंजूर कराकर बिल्कुल दिल्ली का लाल किला फतह कर लिया है। और अब उनके ख्याल में जो है कि बस पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रेत की दीवार है और एक धक्का और लगाएंगे तो गिर जाएंगी। ये माहौल है इस वक्त अमेरिका में पीटीआई वालों का और पीटीआई के हामियों का, कि वो समझते हैं कि बस वो कांग्रेस की करारदाद के नतीजे में इस्लामाबाद तो बिल्कुल सरेंडर कर चुका है और बस अब एक धक्का और लगा। आज आतिफ खान साहब ने भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी से पहले रिपब्लिकन नुमाइंदों के साथ भरपूर राब्तों में थे और जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है उस दिन की उनकी एक रिपब्लिकन नुमाइंदे के साथ फोन पर बातचीत थी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी भी बदल जाएगी और उनका कहने का मतलब था कि फिर इमरान खान के इक़्तिदार में आने में कोई रुकावट नहीं होगी। टेक्निकली वो ये बात समझा रहे थे आतिफ खान साहब अपने ट्वीट में, लंबा ट्वीट किया उन्होंने, कि जी ट्रंप आएगा तो इमरान खान को लाएगा, ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान की फौज पर पाबंदियां लगेंगी और फिर हम ट्रंप के कंधों पर चढ़कर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करेंगे। आतिफ खान साहब का ट्वीट है, सब उसको देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसियां बदल जाएंगी। उन वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाइडन ने तो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत लिख दिया, लेकिन ट्रंप आएगा तो सब पॉलिसी बदल जाएगी। वो इस हुकूमत को भी नहीं मानेगा, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं मानेगा और सारा कुछ इस वक्त जो अमेरिका में पाकिस्तानी हैं, पीटीआई के हामी हैं, वो ट्रंप पर पैसा लगाई जा रहे हैं कि उनके ख्याल में ट्रंप आएगा तो इमरान खान को रिहा कराएगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ट्रंप के आने के बाद क्या होगा? क्या ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी? क्या ट्रंप इमरान खान को जेल से निकालने के लिए पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ाई करेगा? क्या ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान पर मौशी पाबंदियां लग जाएंगी कि जब तक आप 9 मई के मुल्जमान को बरी नहीं करते, जब तक आप इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं लाते, तब तक पाकिस्तान पर पाबंदियां रहेंगी? क्या होगा? अमेरिका हमला कर देगा पाकिस्तान पर? अमेरिका जिस तरह उसामा को पकड़ने आ गया था, वैसे अडियाला जेल से इमरान खान को निकालने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ जाएंगे? ट्रंप के आने के बाद क्या होगा? बहुत सारे अजीब अजीब ख्यालात हैं और ये बहुत पाकिस्तान के सियासी हलकों में, आपको पता है एक दफा मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ये बात की थी कि इमरान खान को रिहा कर दें, वरना नवंबर के बाद वाशिंगटन से फोन आ जाएगा और वाशिंगटन के फोन पर आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल द पीपल सैयद मुशाहिद हुसैन का भी ये ख्याल है कि ट्रंप के जीतने के बाद नवंबर के बाद वाशिंगटन से इमरान खान की रिहाई के लिए फोन आएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए वाशिंगटन से बहुत दबाव नवंबर के बाद जब ट्रंप सदर बन जाएगा तो फिर होगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत सारे लोगों का सवाल है। इसीलिए हम जब पीटीआई के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बस 4-6 महीने, बस 4-6 महीने। इमरान खान ने भी कहा था 2 महीने, 1 माह पहले के बस 6 महीने में और जेल में हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। तो टेक्निकली जो पीटीआई है उसकी सारी की सारी इस वक्त उम्मीदें जो हैं वो अमेरिकी इंतखाबात और ट्रंप की जीत पर है। उन पूरी पीटीआई का ये ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए
तो 24 घंटों के अंदर इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी, 24 घंटों में हम इक़्तिदार में भी आ जाएंगे और 24 घंटों में जो मौजूदा हुक्मरान है वो जेल में चले जाएंगे। आसिम मुनीर इस्तीफा दे देगा, फैज़ दोबारा चीफ बन जाएगा और 24 घंटे में ट्रम्प ने एक फ़ोन करना है और सब कुछ हो जाना है। इस एक ख़याली पुलाव के अंदर इस वक़्त तहरीक इंसाफ वाले रह रहे हैं और उनके नज़दीक जो है ना ट्रम्प के आने की का बस इंतज़ार है, ट्रम्प ने आना है तो सब कुछ ठीक हो जाना है। आपको क्या लगता है कि खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी अमरीकी दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आ सकते। मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर बन जाएंगे तो सदर बनकर वो नवंबर के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि आसिम मुनीर को फ़ोन करेंगे कि अगर तुमने 24 घंटे में इमरान खान को रिहा ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तहरीक इंसाफ वालों की उम्मीदें हैं, इस वक्त वो इसी चक्कर में ट्रंप पर पैसे लगाई जा रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ट्रंप सदर बन भी गए तो वो एक बहुत कमजोर सदर हो, क्योंकि उनके ऊपर बेतहाशा मुकदमात होंगे, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई होगी, पेंटागन से लड़ाई होगी, स्टेट डिपार्टमेंट से लड़ाई होगी और वो एक बहुत ही कमजोर सदर होंगे जिसको मुकदमात का भी सामना होगा, जो जेल में भी हो सकता है। तो वहाँ चलनी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उनको दिन ब दिन इतना कमज़ोर करती जा रही है कि वो आकर या तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से अपनी लड़ाई शुरू कर देंगे और उस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान की बारी तो बाद में आनी है। पहले अमेरिका के अंदर ट्रंप और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होनी है। ज़्यादा बड़ा मसला गजा और इसराइल का है, अरबों का है, चाइना का है कि पाकिस्तान की तरफ वो सबसे पहले मुंह मोड़ लेगा। पाकिस्तान तो अमेरिकी पॉलिसीज में इस वक्त वो अहमियत नहीं रखता जो चीन रखता है, वो अहमियत नहीं रखता जो अरब रखते हैं, वो अहमियत नहीं रखता जो इसराइल रखता है। तो इसलिए जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान कहेगा नहीं नहीं, पहले तो मैंने गजा को छोड़ें, इसराइल को छोड़ें, पहले तो मैंने पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करनी है, तो मुझे ऐसा नहीं नजर आता। मुझे ऐसा नजर आता है कि जब ट्रंप आएंगे तो वो मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीबी दोस्त हैं और मोहम्मद बिन सलमान का साउथ एशिया की सियासत में एक किरदार होगा और अगर सऊदी अरब ना चाहेगा तो फिर ट्रंप भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए। जो दूसरी तरफ के हलके हैं, जो जो एंटी पीटीआई हलके हैं, उनसे जब ये सिनेरियो सामने रखा जाता है और उनसे बात की जाती है कि भाई ट्रंप आएगा, तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फिर तो इमरान खान छा जाएगा, फिर तो तहरीक इंसाफ की हर तरफ बातचीत होगी और तहरीक इंसाफ की गुड्डी चढ़ जाएगी जब ट्रंप आएगा। तो वो आगे से हंसते हैं और मुस्कुराती हैं और वो कहते हैं कि ट्रंप की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन सलमान की है, इसीलिए मोहम्मद जब ट्रंप आएंगे तो फिर मोहम्मद बिन सलमान के जरिए बात हो जाएगी, ट्रंप से फिक्र की कोई बात नहीं है। ये जो तहरीक इंसाफ वालों की उम्मीदें ट्रंप से है ना, ये भी टूट जाएंगी और नजर आएगा कि ट्रंप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में उस तरह मुदाखलत नहीं करेंगे जिस तरह तहरीक इंसाफ वालों को उम्मीद है। लेकिन तहरीक इंसाफ यूएसए ने जीत के जश्न मनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये ट्वीट वाज़े तौर पे करने शुरू कर दिए हैं कि ट्रंप के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप बस ट्रंप को आने दें, ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। तो एक ये जो सिनेरियो पीटीआई यूएस से बिल्ड कर रही है कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान आएगा, अब वाशिंगटन से फोन आएगा तो इमरान खान आएगा। तो अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कौन होगा, अब बैरूनी मुदाखलत किसकी होगी, आज हलाल हो गई है, कल हराम थी। बहरहाल हमारे पीटीआई के दोस्त अब कहेंगे कि नहीं नहीं, इस वक्त हलाल है, उस वक्त हराम थी। ये वही मामला है जो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि सूद देना हराम नहीं है, लेना हराम है, जबकि कुरान में तो दोनों सूरतों में हराम है। ये बैरूनी मुदाखलत आपके लिए हो तो हलाल है, आपके खिलाफ हो तो हराम है। ये वो कुछ वैसा ही फतवा है। बहरहाल एक दिलचस्प ट्वीट था और उससे तहरीक इंसाफ की सियासत को समझने में मदद मिलती है, तो मैंने कहा आवाम के साथ शेयर कर। सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोटा सिस्टम को लेकर। तो सिंध में नौकरियों का जो कोटा सिस्टम है उस मुतालिक आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 2024 में भी कोटा सिस्टम चल रहा है और नौकरियों पे कोटा सिस्टम है। इवन हमारे यहाँ सीएसएस में भी कोटा सिस्टम है, अफसरान पे की नौकरियों पर भी कोटा सिस्टम है। ये कोटा सिस्टम के तहत नौकरियां पाकिस्तान के एक मेरिट सिस्टम का कत्ल। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हर नौकरी मेरिट पे होनी चाहिए, एक तरफ हम कहते हैं कि बेहतरीन कैंडिडेट को नौकरी देनी चाहिए। तो फिर मैं तो ये कोटा सिस्टम के तहत नौकरियां बांटने के बिल्कुल खिलाफ हूँ।
अब पुराना जमाना था, 70 की दिहाई थी, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, आप टीचर पहुंचता नहीं था, आप कह रहे थे कि मेरा मतलब है कि हमने कोटा सिस्टम कर लिया, जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं वहाँ के बच्चों के पास तालीम के कम मौके हैं, लिहाजा उनको कोटे के तहत नौकरियां दे दी जाएं, वो नालायक रह जाते हैं। अब जब दुनिया बदल गई है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो 15 साल से पीटीआई पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। अब भी अंदरूनी सिंध को कोटे की जरूरत है और उनके बच्चे मेरिट पर नौकरियां कंपीट नहीं कर सकते, उनके बच्चे मेरिट पर जो है नौकरियां हासिल नहीं कर सकते, वो शहरों के बच्चों के मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ आज भी सिंध में कोटा सिस्टम के दिफा की जो बात है वो दरअसल मेरिट के कत्ल की बात है, और जो एमक्यूएम बात कर रही है कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए और तमाम नौकरियां मेरिट पे होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये चूंकि इसको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसको खत्म होना चाहिए और पूरे मुल्क में हर नौकरी मेरिट पे होनी चाहिए। ये डोमिसाइल पर नौकरियां, ये कोटे पर नौकरियां, ये खत्म होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इसने पाकिस्तान को ना लायक अफसर दिए हैं, ना मेरिट, ना कोटे सिस्टम के आने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की का बायस हैं। ये नालायक लोग आगे लाकर हमने पाकिस्तान की तरक्की रोकी है। ये ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाते हैं कोटे सिस्टम के तहत और अंदर से नालायक होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोटा सिस्टम को बिल्कुल खत्म होना चाहिए और हर नौकरी सीएसएस की हो, किसी भी जगह की हो, ओपन मेरिट पे होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नौकरी नहीं। तब आगे बढ़ते हुए कुछ बजट से रिलेटेड बात करेंगे। तो बजट पर शदीद तनकीद की जा रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से भी और शाकिरा खान साहब की जानिब से भी। बजट पर काफी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है कि गरीब आवाम पिस चुकी है, ये उन पर सरासर उनका कत्ल है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो सैलरीड क्लास के इर्द गिर्द घुमाई है और सैलरीड क्लास की हमदर्दियां लेने की कोशिश की है। ये दुरुस्त है कि इस बजट से सैलरीड क्लास खुश नहीं है। खुद मेरे टैक्स में कुछ 40,000 रुपए का इजाफा हो गया। आप समझे, मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए आज 1 जुलाई से कम हो गई है। तनख्वाह मेरी उतनी है, टैक्स मेरा बढ़ गया है, तो टेक्निकली मेरी तनख्वाह कम हो गई है इस बजट के नतीजे में। और भी लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बजट के नतीजे में लोगों की आमदन कम हुई है। और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने सैलरीड क्लास के लिए आज बात की है और उन्होंने उनके नतीजे में और टैक्सेशन के खिलाफ बात की। देखिए, नई नई वो सियासी जमात बना रहे हैं, हम उनके खिलाफ कुछ ज्यादा महाज तो खोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत के नतीजे में कोई वोट बैंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि क्या वो तहरीक इंसाफ का मुतबादल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ का मुतबादल बनने के लिए तो आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा। तो फिर शायद खकान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट से तो अभी लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। खाली मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करके क्या वोट बैंक बन जाएगा? मुझे नहीं लगता। मिफ्ता इस्माइल और शायद खकान अब्बासी को बात चाहे वो ठीक कर रहे हो टैक्सेशन के हवाले से, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सियासी जमात चलानी है तो उन्हें उसकी एक समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वोट बैंक की डिवीजन क्या है और वो किस किस्म के वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो किस सोच के हामिल लोगों को अपना वोटर बनाना चाहते हैं। तो फिर उसके ऊपर काम करें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मेरे नज़दीक उनका कोई वोट बैंक पैदा नहीं हो सकता। ये जरूर है कि उनकी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तलखी पैदा होगी, जो मुस्लिम लीग नून नहीं चाह रही। नवाज शरीफ ने भी उनका बहुत अच्छी जुबान में जिक्र किया है। आज अता तारड़ साहब ने भी तहजीब के दायरे में ही उनसे इख्तलाफ किया है। लेकिन अगर उनके डिजाइन में ये है कि हम मुस्लिम लीग नून से लड़ाई करके और हुकूमत के पे तनकीद करके को वोट बैंक पैदा कर लेंगे, तो मुझे उसकी उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि वो वोट बैंक सैचुरेटेड है इस वक्त पीटीआई के पास। अब पीटीआई से वो वोट बैंक छीनना चाहते हैं और कैसे छीनेंगे, ये एक मुश्किल काम है। क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करके उन्हें प्रो पीटीआई वोट बैंक मिल जाएगा? नहीं, शायद। क्या एंटी स्टैब्लिशमेंट साथ जाना जरूरी है या सिर्फ हुकूमत की मुखालफत से आप प्रो पीटीआई वोट बैंक पर नौजवानों पर अपना कोई असर डाल सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश उनकी अपनी जगह मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।